तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ से जो अभी का जो सिचुएशन है वो कैसे रिफॉर्म हुआ और अभी जो कंडीशन है वहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं बताऊंगा बांग्लादेश कैसे बना था। देखिए, जब बांग्लादेश कैसे बना, पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश दो पार्ट में था, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। जो अभी वेस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान था, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश था। तो बाद में वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेशर, यानी इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से टॉर्चर बोल सकते हैं, करते थे वो लोग। तो इनसे आज़ादी दिलाने के लिए भारत का भी योगदान उसमें रहा, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी कराने में। तो 1971 में जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में बना और इसमें इंदिरा गांधी जी का भी हाथ था। और इसमें कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपनी योगदान उसमें दिए थे। तो जो सबसे बड़ा उसमें योगदान था वो था मुजब्बिर रहमान जी का, शेख मुजब्बिर रहमान, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, शेख हसीना, उनके पिताजी थे। तो अभी कैसे क्या सिचुएशन हुई कि जो आज की कंडीशन में विवाद हुआ, लड़ाई हुई और शेख हसीना जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और भारत में आ गई, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब लड़ाई हुई तो उसमें कई सारे फ्रीडम फाइटर ने अपना जो भी क्षति हुआ था उसके हिसाब में बाद में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको कुछ न कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो पहला रिजर्वेशन जो पास हुआ था वो 1972 में हुआ था। 1972 में रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एक लॉ एक्ट पास हुआ। उसमें क्या बताया गया कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको 30% तक रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, वो आगे स्टैंड हुआ और 1997 में क्या हुआ कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे यानी लड़के थे, उनको भी डिसाइड किया गया कि जो फ्रीडम फाइटर के लड़के हैं उनको भी रिजर्वेशन फ्रीडम दिया जाएगा 1997 में। फिर कंडीशन और ख़राब हो गई। कब ख़राब हो गई? जब 2010 में आया कि जो फ्रीडम फाइटर थे यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ग्रैंड सन यानी पोता पोतियों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 30% के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बाद में 2018 में इसको बंद भी करवा दिया गया था। तो देखिए क्या क्या इसमें रीजंस थे, तो कैसे कैसे कोटास थे मैं बात करूंगा। देखिए, कुल मिला के 56% यानी 56% रिजर्वेशन पार्ट थे और बाकी जो अनारक्षित सीट बोलते हैं वो 44% थी। तो पहला जो सबसे मेजर रिजर्वेशन सीट था वो था फ्रीडम फाइटर यानी 30% का। फिर 10% उसमें से वुमेन कोटा था यानी महिलाओं के लिए दिया गया था। 5% माइनॉरिटी जैसे कि अल्पसंख्यक बोलते हैं। 1% जो फिजिकली डिसेबल्ड है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अपंग अपाहिज यानी उनको दिया गया। और 10% वहाँ के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कोटा वहाँ पे रखा गया था। ये सारे वहाँ पे अलाउड थे, यानी कुल मिला के 56% वहाँ पे बन जा रहा था और बाकी 44% में पूरी जनता थी। अभी जो कंडीशन हुआ था वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, तो जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते थे तो सबसे पहले इनका हक बनता था 56% कोटा में बढ़ जाए। बात यहाँ तक ठीक थी कि 1972 में जो रिजर्वेशन दिया गया वो ठीक था क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर ने जो अपना छत किया था। बाद में ये लोग भी माने हुए कि 1997 में जो फ्रीडम फाइटर के सन यानी बच्चों को दिया गया वो भी एक जगह पे ठीक था। लेकिन 2010 में जो बिल पास हुआ कि उनको ग्रैंड सन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इससे जनता बहुत ज़्यादा भड़की थी और 2018 में इसको बंद भी करवा दिया गया। फिर बाद में इसको चालू भी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मामला हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेख हसीना जी का कुछ बयान था वो विवादास्पद था, तो उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। इसका दो मेजर पार्ट और बताया जाता है। वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उसमें बहुत सारा लीड उसका भी है। उसमें दो अपोजिशन पार्टी मेन है, जैसे है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और एक है जमाते इस्लामिक। जमाते इस्लामिक वो चीज़ होते हैं यानी ये शरिया लॉ को ज़्यादा मानते हैं। शरिया लॉ क्या होती है कि यानी एक पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि वो अपने रिलीजियस लॉ को फॉलो करती है, जैसे कि धार्मिक जो कानून होते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करती है, वो इनको पास करवाने जा रही थी। और बीएनपी के अपोजिशन वाले भी पास करवाने जाते थे। जो इनके पिता थे शेख हसीना जी के, वो बाद में जाके
पति भी बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश भी बनते हैं, और उनको एज ए राष्ट्रपिता यानी बांग्लादेश का फाउंडर और बांग्लादेश के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो शेख हसीना जी का भी इतिहास कुछ ऐसा रहा कि 2001 में उन्होंने लोकसभा चुनाव वहाँ का जीता था। फिर उसके बाद 2009 से लगातार कंटिन्यू 4 बार ये जो है बांग्लादेश में अपना चुनाव यानी कि अपना सरकार बनाती हैं, और बाद में क्या होता है कि वहाँ की जनता इन्हें एज ए डिक्टेटर बुलाने लगती है, क्योंकि वहाँ के जो कंडीशन थे उस हिसाब से वो वहाँ के लोग समझ रहे थे। तो जो क्या हुआ, जब इसका प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ा, फिर क्या हुआ कि जो है शेख हसीना जी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और बोला कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन किए तो उन पे गोलियां भी चली गई। तो ऐसा माना जाता था कि उसमें बीएनपी का भी हाथ था और जमाते इस्लामी का भी हाथ था, जो कि वहाँ की पार्टियाँ थी, लीड पार्टियाँ थी। तो ये तो मेन कारण हो गए। अभी जो जितने भी लोग मरे, लगभग 200 से लोग मर गए थे ऑफिशियली, और अनऑफिशियली लगभग 1000 से ज़्यादा अब तक लोग बोल दिए हैं कि 1000 से ज़्यादा वहाँ पे लोग मर चुके हैं और कई सारे घायल हैं। और इमिग्रेंट का आपने सुना होगा कि कितने लोग इमिग्रेंट वहाँ से निकल के आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब बहुत सारे दबाव पड़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट से फिर से फैसला आया और 7% रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें से 5% फ्रीडम फाइटर के अनुरूप में था, उनके फॉरवर्ड में था। 7% में फिर भी जनता नहीं मानी और उसके बाद वो चालू रहा। उसमें से बहुत बड़ा हाथ अमेरिका भी माना जाता है। अमेरिका का जो CIA है वो 7 जनवरी को यहाँ पे आती है और फेस टू फेस यानी BNP से भी उसकी मीटिंग होती है और जमायते इस्लामिक से भी मीटिंग होती है। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी बताया जाता है अमेरिका का। और दूसरा रीजन अमेरिका का मैं एक और बताता हूँ कि अभी जो शेख हसीना जी का एक बार बहुत समय पहले बयान आया था कि उनको किसी गोरे ने ये ऑफर दिया था कि अगर वो उसके सेंट मार्टिन नाम से एक द्वीप है वहाँ के बांग्लादेश में, अगर वो उनको एज ए मिलिट्री बेस बनाने का परमिशन देती है तो आने वाले चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा योगदान, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वो लोग देंगे। तो ऐसा वो वहाँ के ऑफ़र दिए थे उनको। तो ये सारा भी रीज़न है और अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के कुछ रीजन्स और म्यांमार के कुछ रीजन्स और जो बांग्लादेश के कुछ रीजन्स मिला के एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए और उस पर हक ज़्यादा पावर अमेरिका का रहे, जिससे वो वहाँ से हर एक चीज़ पे कंट्रोल लाए। जैसे चाइना पे कंट्रोल ला सके, इंडिया पे कंट्रोल, रशिया पे कंट्रोल, ऐसे वहाँ पे कंडीशन बनी है। तो देखिए आगे क्या होता है। इंडिया पे वहाँ पे अभी जो अंतरिम सरकार चल रही है, अंतरिम सरकार क्या होता है उसके बारे में बात कर देते हैं। जैसे कि अपने देश में क्या होता है कि जिस दिन तक चुनाव ख़त्म होता है उस दिन तक प्रधानमंत्री एज ए PM बने रहते हैं और बाद में जो दूसरे बनते हैं वो अलग बनते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि जो चुनाव होता है उसी दिन वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और एक अंतरिम सरकार बनती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद जब जो चुनाव जीतता है तो उनको वो चीज़ लीड मिलती है। तो अंतरिम सरकार अभी के वहाँ के जनरल यानी आर्मी चला रहे हैं। तो और 45 घंटे में इस्तीफा दे चुकी हैं शेख हसीना जी और इंडिया में अभी आई हैं गाजियाबाद के हिंडन में। तो अब देखिए क्या होता है आगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।